खान ने ये हुक शॉट खेला, हुक शॉट, और सियासी तौर पर मुल्क का मंजरनामा बदल दिया। बात यह है कि अभी सियासी मंजरनामे में जो कुछ हो रहा है वो मईशत के ऊपर कितना असरअंदाज होगा ये तो हमें आगे देखना है, क्योंकि जो भी चीज़ आजकल हम देख रहे हैं सियासत में हो रही है वो मईशत पर असरअंदाज हो रही है। अब हमने वॉच करनी है चंद चीज़ें। अगर तो ये पत्ता सही चल गया जो खान ने खेला है तो फिर यह है कि मुल्क में सियासी सूरत-ए-हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। अगर ये पत्ता पलटा खा गया तो फिर मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल भी बदल जाएगी, मुल्क की माशी सूरत-ए-हाल भी बदल जाएगी। क्योंकि देखो अभी तो चाहिए हमको कंसिस्टेंसी, और अगर हमें कंसिस्टेंसी मिल जाती है और जो हमें मिल रही, मैं एक बात करता हूँ, देखो नॉन लीग जब से आई है तो ये है कि वेस्ट के साथ अच्छे ताल्लुकात कर लिए। वेस्ट ने F-16 के लिए $400 मिलियन से ज़्यादा की रकम दे दी। अरब जो ममालिक हैं जिनके बारे में उल्टी सीधी बातें ये सोशल मीडिया पे मुन्ने बच्चों ने की थी, उसकी वजह से हमारी रेपुटेशन बड़ी ख़राब हुई थी। अब ये नॉन लीग आई, इन्होंने थोड़े से बिल्ड किए रिलेशन। इनके भी अरब्स के साथ अच्छे हैं, PTI वालों के साथ भी अच्छे थे, लेकिन इशू ये है कि अब वो उधर से मिलने नोटू, तो वो नोटू दे देंगे, नून लीग को नोटू दे देंगे अगर ये गवर्नमेंट में रहती है, फेडरल गवर्नमेंट में। ठीक है, प्लीज़ थोड़ा सा मैं क्लैरिफाई करता हूँ। तो हुजूम बड़ा होगा, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन अगर यही चीज़ चेंज हो जाती है, सिनारियो पूरा चेंज होता है, फिर सब इफ्स एंड बट्स पे बात चली जाएगी। अच्छा, वहाँ पे फिक्सेशन हो रही है, फिक्स कर रहे हैं चीज़ों को ना। इशू ये है कि अब अमेरिका के साथ बिगड़ी हुई थी, अब ये सारी चीज़ें ये लोग जानते हैं। अब मुबैना तौर पे खान साहब ने भी पीछे रॉबिन राफेल से मीटिंग कर ली। रॉबिन राफेल जो है वो माजी के अंदर सिफारतकार भी नहीं है अमेरिका की, उनकी बड़ी अच्छी वहाँ पर बोलचाल है, बातचीत है अमेरिका में, वाशिंगटन में ना। ये तरीका कार होता है, लॉबियस्ट होते हैं ये वहाँ पर वर्किंग के बाद उनके साथ मीटिंग के बाद ही ये बयान दिया, तो यहाँ पे एक पक्का कर लिया, नोटू अरब ने देने। अब अरब के साथ कैसे नोटू का मामला फिक्स करना है वो अब इनको देखना पड़ेगा, क्योंकि अरब लोग बहुत नाराज़ हैं, उनकी नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते वो लोग। और हम लोग जो है ना मुस्तकिल, क्योंकि हमारी कौम बदतमीज़ है, जिससे पैसे लेने उसी कमज़र, देखें कमज़र भिखारी की पहचान क्या होती है कि अगर उसको वो जो आला ज़र्फ भिखारी होता है वो पता है क्या कहता है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। और जो कम ज़र्फ भिखारी होता है ना, जब आप उसको भीख नहीं देते यूँ करता हुआ जाता है, जिससे पता लग जाता है ये कम ज़र्फ भिखारी है। तो आला ज़र्फ बनो, नहीं भिखारी नहीं, आला ज़र्फ बनो। भिखारी तो बंदा किसी को बदवा देनी हो तो उसे भिखारी बोले। मैं तो अपनी कौम को कहता हूँ, क्यों सारी दुनिया के आगे भिखारियों की तरह भीख मांगते हो? मत मांगो भीख, मत बनो भिखारी, और दुआ करो कि अगर कभी किसी की मोहताजी हो तो मेरे रब की हो, उसके अलावा किसी की मोहताजी नहीं। अच्छा, अब हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोहताजी हो तो सिर्फ मेरे रब की हो, उसके अलावा किसी की ना हो। मैं अब आता हूँ आज के मौजू के ऊपर। बात यह है कि अजनास, कमोडिटीज़, अब इनकी कीमतें बढ़ रही हैं, लोग हैरान हो रहे हैं। जो बाबू आ रहा है यहाँ पे पाकिस्तान में, हम उससे नोटू पकड़ है, दे यार नोटू दे यार, मुल्क तबाह हो गया यार, पानी के नीचे डूब गया यार, ये हो गया वो हो गया, ड्रामा जो भी हमारा होता है, और अजनास की कीमतें हम बढ़ा रहे हैं। तो आम आदमी पूछ रहा है कि यार मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ हूँ। मुँह से कुछ निकलने वाला था, समझ तो आप गए होंगे कि आम आदमी क्या है। खैर, मैं बड़े ही अहम मेहमान आए हैं आज, उनके साथ शामिल गुफ्तगू होगा जनाब शमसुल इस्लाम साहब, साबिक नायब KCCI, और उसके अलावा इस शोबे पर महारत रखते हैं। वेलकम करता हूं आपको शो में सर। थैंक यू। मैं कुछ ऐसी बातें करता हूं जो मुज़हका खेज़ होती हैं, लेकिन उनके पीछे पस मंज़र बहुत ज़्यादा संजीदा होता है। मसला ये है कि सर ये रेट बढ़ा रहे हैं अजनास के, और दुनिया से मांगे तांगे के सिलसिले में हम लोग चल रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कोई भी सियासी जमात हो, कोई भी, पंजाब की हुकूमत PTI की है, नून की वफाक की है, सभी मांग रहे हैं। इस मांगे तांगे के अंदर हम एक हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि ये मांगे तांगे के पैसे मिल रहे हैं, भाई आप अजनास की कीमतें क्यों बढ़ा रहे हैं? महंगाई बढ़ा के मसाइल हल होंगे? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ जी। शुक्रिया अली भाई। देखें, इन्फ्लेशन जो है बुनियादी तौर पे 4 F के ऊपर बेस करता है। नंबर 1 आपका फ्यूल है, नंबर 2 आपकी जो फूड होती है, फर्टिलाइज़र होता है, उसके बाद फाइनेंस की कॉस्ट। अगर इन चारों F को देखेंगे तो पाकिस्तान में इस वजह सारे के सारे हाई उस पर जा रहे हैं, और आइंदा दिनों में फर्टिलाइज़र की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। और इस हालात के अंदर, इस सिनेरियो में 4 F को कहते हैं कि जलती हुई आग है। बार F कह रहे हैं, मैं परेशान हो रहा हूँ। हाँ जी। उसके ऊपर अगर आप जो है
मिनिमम सपोर्ट प्राइस को बढ़ाते हैं, वो भी अपने स्टेपल की, क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई जितनी है बुनियादी तौर पे जो 75 साल की बुलंद तारीख सतह पे गई है, उसमें मेन जो हिस्सा है खाने पीने की अशिया का है, वो महंगी हुई। और उन खाने पीने की अशिया में सबसे ज़्यादा जो है वो आपका आटा जो है, गंदम महंगी हुई और आटा महंगा हुआ और फिर तेल उसके बाद आया। तो इस वक्त तो पाकिस्तान में कोई 110 से लेकर 120 रुपये 25 रुपये किलो तक आटा बिक रहा है मार्केट में। चक्की आटा आपको 120 से 25 मिलता है, जो आम मिलों का आटा है वो आपका कोई 110 तक हो जाएगा। ऐसे हालात में अक्लमंदी नहीं थी कि आप अपनी गंदम की फसल जो उसकी सोइंग जो है वो अगले 2 महीने के बाद स्टार्ट होगी, नवंबर, क्योंकि अब आपका सैलाब की वजह से थोड़ा सा लेट तो हो गया है। उसको अगर आप बढ़ाने जाओगे तो जो वो सपोर्ट प्राइस जो मुसलसल 1300 से बढ़ा के 2200 पे ले आए, और जिसकी अभी हालिया फेडरल गवर्नमेंट ने कैलकुलेशन की थी कि 2495 रुपये जो है वो मन रखी होगी गंदम की लागत। तो उस सिनेरियो में अगर आप एकदम से 4000 पे बढ़ाओ तो इसका मतलब है तो आप क्या इन्फ्लेशन को और बढ़ाने जा रहे हो। और अगले साल में आप ये देखना चाह रहे हो कि जी पाकिस्तान जो है महंगाई के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दे और एक बहुत बड़ा बहरान यहाँ पे क्रिएट हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी सैलाब ने आपकी बहुत ज़्यादा फसलों को तबाह किया है आपकी। अच्छा, लेकिन मैं आपसे रियलिटी जानना चाहता हूँ, आप इन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, इन इलाकों में जाते भी रहते हैं, इस शोबे के माहिर भी हैं, बैनुल-अक़वामी सतह पर भी आपकी बात सुनी जाती है। बिल्कुल सही सही बताना है, ये सड़कों के इर्द गिर्द तबाही आई है या ये पूरे लैंड मास पे तबाही आई है? क्लियर बात बताएं, क्लियर बात। देखिए जी, इसका जो है सैलाब इस वक्त जो आपके पाकिस्तान में आया है, एक तो नंबर 1 उसका अमल दाखिल आपकी जो माहौलियात के ऊपर जो आप क्लाइमेट चेंज है उसका असर तो था ही। टेम्परेचर तो हमारा दुनिया का भी बढ़ रहा है और हमारे जिस रीजन में हम हैं वहाँ पर भी बढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों की अपने अमल दाखिल में हमारी अपनी कोताहियाँ और नालायकियाँ भी हैं कि रिवर बेड्स पे हमने कंस्ट्रक्शन कर दी, और उसके बाद फिर हमने जंगलात जो इतने ज़्यादा लगाए थे, जब आपकी सामने पिक्चर नज़र आई तो वो जंगलात कट गए थे और वो उस पानी में बहते हुए चले जा रहे थे। मतलब कि आपकी टिम्बर माफिया ने भी भरपूर उसके अंदर किरदार किया। फिर जो हमारे यहाँ जो यही मैं कह रहा हूँ, आपसे बात करके ना अंदर की कहानी पता लगती है। ये जो सैटेलाइट है ना, बड़ी बुरी चीज़ है ये, क्योंकि ये दुनिया का मंज़र आसमान की कई तह ऊपर से दिखा देती है कि साहब ये दुनिया का इस वक्त ये मंज़र है। हम चाहे कितने सैटेलाइट इमेज अपनी मतलब के दिखा रहे हों, उनको पाकिस्तान का रकबा, पाकिस्तान में हर साल आने वाले सैलाब की कैफियत, सब के बारे में इल्म है। मसला कुछ ऐसा है शमसुल इस्लाम खान साहब, आपके सामने नुक्ता रखता हूँ। दरअसल बात यह है कि हमारा नहरी निज़ाम गोरा बहादुर ने बनाया था। पाकिस्तानियों ने तो 2 टके का कोई काम किया नहीं, थोड़ा बहुत जो किया वो यहाँ बहुत पहले सिंध के गवर्नर होते थे अब्बासी साहब, उन्होंने काम थोड़ा बहुत करवाया था, जिसके बाद लोग उन्हें दुआएं देते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है वो नहरी निज़ाम पे काम नहीं हुआ, आबपाशी के निज़ाम पे पाकिस्तान में काम नहीं हुआ। आप चाहें तो मैं आपको ख़ुद ले चलता हूँ, जितने हेडवर्क्स बने हुए हैं गोरा बहादुर के दौर में बने हुए हैं। जो सखर का पुल भी दिखाकर हमारे यहाँ डिस्को डांस किया जाता है, ये भी लैंडसआउट ब्रिज भी जो है ये भी गोरों ने ही बनाया था, हमने कोई काम वाम नहीं किया। मैंने सुना है कि कोटरी के ऊपर जो काम हुआ, लेकिन वो भी मैंने सुना है कि अंग्रेज़, जहाँ तक मेरा अंदाज़ है कि अंग्रेज़ों के नक्शे के हिसाब से बनाएगी। तो सर सारा काम उन्होंने किया, आपने नहरी निज़ाम क्यों नहीं बढ़ाया? आप आबपाशी का निज़ाम बेहतर करो ना, उसी निज़ाम को सेटेलाइट से क्यों दिखा रहे हो? आप उसको बढ़ाओ, फैलाओ। जी सर। देखिए जी, आप उसको फैलाओ तब ना जब आपके पास पानी होता। आपने तो एक सिंध ताज मुआहिदा जो किया था, उसी में आपने दरिया सारे जो है वो फारिग कर दिए और आपके पास तो एक ही दरिया बचा हुआ इस वक्त जो आपको पानी पूरे पाकिस्तान में नहीं, हम तो 5 दरियाओं के ऊपर जो है हम दुनिया का 8वां बनाने वाला, 5वां बड़ा, रोटी बनाने वाला 8वां बड़ा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ ये ड्रामे हम क्यों कर रहे हैं? सच बताया ना आपने, एक दरिया 1 कौन सा वाला बताएं आप। देखिए जब इंडस जो आपका चल रहा है यही वहाँ से स्टार्ट होता है, काबुल से स्टार्ट होता है और आपका ये लेके चल रहा है। बाकी तो आपका सतलुज कब का खुश्क हो चुका, आपका रावी कब का खुश्क हो, वहाँ तो अब सोसाइटी बनने जा रही है। तो हमें तो अब अपने दरियाओं को जो है वो खुश्क दरियाओं के ऊपर जो है अपनी सोसाइटी बनानी चाहिए, वाटर फ्रंट की कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए, ताकि लोग हमारे अमीर लोग जो हैं जिनको अब DHA में जगह नहीं, उनके लिए बनाया ना। DHA के पास अब समंदर की जगह खत्म हो गई। नहीं जाना, देखें उधर खान साहब भी गए थे, फंस गए थे, वहाँ नहीं जाना, इधर आ जाए आप। रावी में नया सिटी बना
बना रहे हैं ना, वो रावी के रिवर बेड के साथ साथ नया शहर बना रहे हैं। आपको पता है खान साहब का पहले वो बंद हो गया, उन्होंने कहा साहब आप क्यों कर रहे हैं। रावी भी आपको पता होगा बड़ा मशहूर रेगिस्तान है पाकिस्तान का, रावी रेगिस्तान। आप गए हैं वहाँ पे? बहरहाल देखें जी, बात यह है कि जब तक आप अपने लिए अपनी कोई काम नहीं करोगे, आप खुद अपना इंतजाम नहीं करोगे, दुनिया आके अब आपको कुछ करके देने वाली नहीं। जो अंग्रेज़ बहादुर आया था हाँ। वो करके चला गया, और वो जैसा कर गया हमें तो उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमें वो रेलवे लाइन भी दे गया, हमें नहरी निज़ाम भी दे गया था, हमारे पास जो बहुत सारे ब्रिज बने हुए वो भी दे गया। सर ये पक्की सड़कें मुगलों के दौर में तो नहीं थी ना, उसी ने जीटी रोड का भी देखे ना कि वो भी अब वो कहते हैं ना शेर शाह सूरी के ज़माने से सड़कें बनना शुरू हुई। तो हमारे यहाँ तो हमने तो अब सारों को पीछे छोड़ दिया और हम किसी और कुछ चीज़ बनाने में लगे हुए हैं। आपको अपनी जब तक फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए अपनी जो आपाशी का निज़ाम है उसको बेहतर नहीं करेंगे, और ख़ास तौर पे जो हम 80% जो 90% जो पानी ज़ाया करते हैं वो एग्रीकल्चर में करते हैं। हमें एग्रीकल्चर के अंदर दुनिया में अब ये निज़ाम आ गया कि ड्रिप इरीगेशन के ज़रिए, स्प्रिंकलर के ज़रिए यूज़ हो रहा है। हमारा आज भी जो ग्रोअर है पंजाब में लेके आप KPK में ले लें, सिंध में, सब जगह फ्लडेड इरीगेशन कर रहा है जिसमें पानी बहुत ज़्यादा है। तो आपके बीज को जो है वो फूलने के लिए और सोइंग के लिए आपको ज़रूरत होता है कि पानी की सिर्फ नमी हो चाहिए उसको, कि नमी के अंदर वो अब बाकी चीज़ें वहाँ से अब्जॉर्ब करे और उसके बाद वो ग्रो करे। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि आज भी वही जो आपका मोहनजोदड़ो वाला निज़ाम हमारे जहनों में बैठा हुआ है कि हमारे पास अगर दरियाओं के पानी लहलहाते हमारे खेतों के अंदर भरे हुए होंगे तो फिर उस वक्त हमारी फसल होगी। हमने अपने आप को मॉडर्न एग्रीकल्चर की तरफ नहीं लेकर गए और हमने अपनी जो है अब एक चीज़ रखी हुई है। लेकिन ये फ्लश जो पानी, एक वैसे आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप ग्रास रूट लेवल पर गए, ये पानी जो था आपके यहाँ दो, आपको पता होगा यू हैव 2 मेजर डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, बोथ थर एंड थर पार्कर, चोलिस्तान। You could push all of this water, flush it into the desert. Why do you not do it? मेरे जहन में क्वेश्चन है, even a layman can ask the question, अगर gradient मौजूद है, अगर slope मौजूद है, then why don't you flush all of this flood water into the desert? मतलब it's a basic layman question. क्या कहते हैं आप? देखिए माहौलियात में ये भी होता है कि आप नेचर के साथ फाइट नहीं कर सकते। ये डेजर्ट, ये पहाड़, ये मैदान, ये सारे के सारे कुदरत की तरफ से दिए गए होते हैं और उसके हिसाब से चलते हैं। हम ये कर सकते हैं कि अपने सहराओं को ग्रीन कर सकते हैं कि अपनी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए, जैसे दुनिया ने किया। इथोपिया जैसा मुल्क जो है जहाँ पर कहत की अलामत हुआ करता था, वहाँ आज फसलें हमसे ज़्यादा अच्छी होने लगी हैं, उनकी GDP ऊपर चली गई थी बहुत ज़्यादा। जी हाँ, वहाँ पर भी सब ये सारी इन्वेस्टमेंट किसने की है? ये सऊदीज़ गए, चाइनीज़ गए, उन्होंने इन्वेस्टमेंट की। हमने पाकिस्तान में सिर्फ 1% से कम हमारा आज भी अरेबल लैंड है। हमने उसको ज़ेर-ए-काश जो रकबा उसको बढ़ाया ही नहीं। कितना है? 1% से कम, 1% से कम। जी, यही रिवर के साथ साथ जो ग्रीन है पूरा जहाँ पे आपकी काश्त होती है, जहाँ फ्लडेड इरिगेशन टोटल वहाँ पर आपका टोटल लेस देन 1% है। और वो लेस देन 1% जो है वो 230 मिलियन की आबादी को कब तक खिला सकता है? आपकी आबादी जो है जिस ज़माने में आपको ये पाकिस्तान मिला उस वक्त तो आबादी आपकी सिर्फ 50 लाख की थी। आज अगर आप 23 करोड़ 25 करोड़ के करीब पहुँच चुके हो तो उसके लिए आपको टेक्निक यूज़ करनी है कि हम उन इलाकों में जो ज़मीन पड़ी हुई है जो ज़ेर-ए-काश लाई जा सकती है उसको डेवलप करें, मॉडर्न टेक्निक्स लेकर आएँ, वहाँ पे लेयरिंग करें, उसकी पानी का निज़ाम स्प्रिंकलर का करें, क्योंकि आज भी बहुत बड़ा इलाका पाकिस्तान का जो है वो बारानी उसमें चल जाता है। बारिशें होती हैं तो वहाँ पर फसलें होती हैं, अगर बारिश नहीं हुई तो वहाँ पर कोई फसल नहीं होती। और एक साल आप देखेंगे जिस दिन अच्छी बारिश होगी जिस साल, उस दिन आपके पास दालों की क्रॉप अच्छी आ जाती है, क्योंकि दालें ज़्यादातर जो है वो बारानी इलाकों में होती हैं। चना है, मूँग है और आपकी माश है, ये सारी जो उसके बाद जो है मसूर है, जो जेलम साइड, चकवाल साइड पर भी होती है। इन सब को पानी चाहिए और वो आपके पास बेस्ट तरीका है कि पाइप्स बिछाएं, आप उसके ऊपर जो है छोटा छोटा जो है स्प्रिंकलर लगाएं, उससे आपकी इरिगेशन ड्रिप के इरिगेशन करें। शम्स साहब, मैं टीवी की स्क्रीन पर तो दिखाऊंगा, ये आपके सामने मैं एक चीज़ रखना चाह रहा हूँ। टेलीफोन बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है, ज़रा देखिएगा। पाकिस्तान के अंदर मुकम्मल जो है ग्रीन एरिया सिर्फ वही है जो दरिया सिंध के साथ साथ है, जबकि हिंदुस्तान पूरे का पूरा हरा दिखाई दे रहा है नक्शे में। ऐसा क्यों है? आप देखिए। मैं जानना चाहता हूँ नाजरीन, 5 दरियाओं का मुल्क, आटा बनाने वाला चौथा बड़ा मुल्क, गन्ना पैदावार करने वाला चौथा बड़ा मुल्क, मवेशी मंडी एशिया की सबसे बड़ी लगाने वाला मुल्क, वहां पे सिर्फ दरिया सिंध के इर्द गिर्द क्यों है? देखिए, और पूरे हिंदुस्तान हरा क्यों है? मैं ये जानना चाहता हूँ, सिवाय राजस्थान वगैरह के जहाँ पर रेगिस्तान होगा। हिंदुस्तान जो हरा हुआ है इसको मनमोहन सिंह ने काम शुरू किया एग्रीकल्चर के ऊपर पंजाब पे, और साथ ही आपको जो पॉलिसीज़ जो मिली थी वो डॉक्टर महबूब हक की, तो हमारे ही लोगों की पॉलिसी जाके उन्होंने अगर हम उसके ऊपर अमल कर दिया, हमारे तो लोगों की हमने ज़िंदगी में कदर नहीं की, जाने के बाद भी उनके किसी थीसिस को उठा के किसी के ऊपर काम नहीं किया। मैं कोशिश करूँगा नाजरीन अब आपको नक्शा दिखाने की, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर वाटर यूसेज और एरेबल लैंड जिसका जिक्र कर रहे थे शम्स साहब, तो मैं अब शम्सुल इस्लाम साहब, आपने जो बात बताई है बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि पाक स्टडीज़ की
की किताब के अंदर मुनज़्ज़म तौर पे झूठ लिखा गया, आपको पता है। पिछले 75 साल से हम आवाम को मामू बना रहे हैं, गलत बातें कर करके। मैं दोबारा गुजारिश करूँगा, इमरान खान साहब से तो की थी, उन्होंने सुनी नहीं, लेकिन यह कि अब शहबाज शरीफ साहब से गुजारिश करता हूँ कि प्लीज़ इसको पाक स्टडीज़ की किताब को ठीक कर दें सर। पहली किताब है जिसमें जोग्राफिया भी झूठा लिखा हुआ सर। तो खैर एनीवे, मैं क्या कर सकता हूँ शमसुल इस्लाम खान साहब, अब सिचुएशन को मैनेज करना है। ये अब सिचुएशन हाथ से निकल गई, हर साल यही हो रहा है, किसी दिन ज़्यादा सैलाब, किसी साल ज़्यादा सैलाब आ रहा है, कभी कम आ रहा है, लेकिन दोनों सूरतों में सैलाब आ रहा है। हाउ डू वी मैनेज इट? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्या कहते हैं आप? जी बिल्कुल, देखें पाकिस्तान को इस वक्त चाहिए कि छोटे छोटे डैम बनाए और रिजर्वायर बनाए, ताकि वो पानी जो है, जो आपका जो एकदम से बारिशों का होता है और ज़ाया होके हमारा जो समंदर में एक हद तक पानी जाना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, कि अगर ज़्यादा जा रहा है तो फिर वो हमारी नालायकी है। हमें छोटे डैम रिजर्वायर बना के अपने जो है टेल एंड के एरियाज़ हैं वहाँ तक पहुँचाना होगा। हमें बलूचिस्तान तक पानी को लेके जाना चाहिए, जहाँ पर आज जो आपको जो सब्जियाँ हो रही हैं, जो वहाँ से फ्रूट आ रहे हैं, वो सारी ड्रिप इरीगेशन पे, वो भी वर्ल्ड बैंक ने एक प्रोग्राम शुरू किया था, वहाँ पर वो फिर लीची वगैरह ये सारी होने लगी। तो उसमें जो है आपको टेक्निक्स को यूज़ करना है, मार्केट में है, कोई मुश्किल नहीं है। मसला क्या है कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा ज़रई तहकीकाती अदारे बना दिए गए कि इस्लामाबाद जैसा शहर, इतना बड़ा कीमती जहाँ की ज़मीन है, वहाँ पर भी एक आपका रिसर्च जो है, पाकिस्तान रिसर्च एग्रीकल्चर काउंसिल बनी हुई है, एक बहुत पार्क बनाया हुआ उन्होंने, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ा रकबा लेके, उसकी ज़रूरत नहीं है। जहाँ ग्रोइंग एरिया है, जहाँ पर फसलें होती हैं, वहाँ आपको रिसर्च के इंस्टीट्यूटों ने कम से कम इसको कर दें। और एक बड़ा वो डिमांड आती है अक्सर लोगों के कि जी प्राइवेट सेक्टर को और पब्लिक सेक्टर को मिल के काम करना चाहिए। मेरा थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि प्राइवेट सेक्टर ने ही पब्लिक सेक्टर को इनएफिशिएंट किया। वापडा की मिसाल आपके सामने है। जब प्राइवेट सेक्टर को आपने आईपीपी, इसको थर्मल पावर की तरफ आप जब लेकर आया, तो उसने वापडा को सबसे पहले खुडे लाइन लगाया, और आज जो है पाकिस्तान की पूरी इकॉनमी जो है वो थर्मल बेस की वजह से एनर्जी की बेड़ा गर्क हो गई। आपको एक सही चाहिए, लोग टैलेंटेड लोग चाहिए, उनके आपको मेरिट की कदर करें, मेरिटोक्रेसी लाएं मुल्क के अंदर, और रिसर्च का काम जो है वो मेरिटोक्रेसी नहीं लानी ना। देखिए मैं आपको बताऊं, सबसे अहम चीज़ ये है, मैं आपसे ब्रेक के दौरान भी बात कर रहा था, किसी और ज़िम्मे में बात कर रहा था। देखिए पाकिस्तान को एक हरम की तरह ट्रीट किया जाता है। आप पता है ना, हरम जो जहाँ पर सल्तनत उस्मानिया वाले अपनी वाइफ्स को रखते थे ना, तो वहाँ पर एक ऐसा बंदा बिठाते थे जो कर कुछ नहीं सकता था। आप समझ जाएं बात को। तो पाकिस्तान के अंदर अमूमन वो आदमी लाया जाता है काम करने के लिए, मेरिट नहीं, जो कुछ न कर सके। समझे आप? समझ गए ना बात? मैं बोल नहीं सकता, टीवी के ऊपर फैमिली प्रोग्राम है, तो यहाँ पर बंदे वो नहीं चाहिए मेरिट वाले जो काम करके दिखाएं, वो बंदा चाहिए जो काम नहीं कर सकता। समझ गए ना सर आप? माजरत के साथ काम करेगा तो मुल्क तरक्की करेगा, और यही तो हम लोग नहीं चाहते। माजरत के साथ आप जुमला इजाफा कर सकते हैं, मैंने जो बात कहनी थी कह दी। जी आप सर, जिस तरफ अभी थोड़ी देर पहले इशारा कर रहे थे कि गूगल मैप का दिखा रहे थे कि इंडिया में गूगल मैप लगा रहे हैं, क्रॉप्स का जो ज़्यादा होना, उसका बुनियादी वजह ये है कि जब अब वहाँ पर उन्होंने रिसर्च का काम बहुत ज़्यादा किया, वहाँ का जो फार्मर है वो मास्टर किया हुआ फार्मर है, वहाँ पे वो प्रोग्रेसिव फार्मिंग कर रहे हैं, वो मॉडर्न फार्मिंग पे चले गए हैं। आज उन्होंने चावल का जो फसल है जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, और पंजाब में नॉर्थ का एरिया जो है वहाँ पर पानी की कमी हुई है, तो उसकी वजह से उन्होंने उसको कम पानी में भी उगाने की तकनीक को ग्रो कर लेके। अब ये सारी रिसर्च हो चुकी हैं, हमें कोई इन्वेंट नहीं करनी कोई नई चीज़, हमें तो उनको लेके कॉपी पेस्ट करना है। जो हम बाकी सारी जो 75 सालों से काम करते आ रहे हैं, कॉपी पेस्ट ही करती है हमारी ब्यूरोक्रेसी। जी वही अगर हम उठा के पॉलिसी ले आए, वही हम छोटी छोटी जो है टरबाइंस नहरों पे लगा दें, तो सारा इलाका जो नहरों के साथ मुंसलिक होगा वहाँ बिजली आ जाएगी। आप 22% लोगों को जो है सिर्फ बिजली दे रहे हो, गैस दे रहे हो, बाकी सब तो आपको LPG के सिलेंडर पे चला रहे हैं और लालटेन से गुजारा कर रहे हैं या जनरेटर चला रहे हैं। आपको चेंज करने के लिए बहुत बड़ा काम करना होगा, और वो ये है कि आप हर सेक्टर को, जहाँ पर तकरीबन अब इतना जवाल आ गया है कि आपके अदारे तबाह हो चुके हैं, आपको अपने उन फालतू अदारों को जो 18 अमेंडमेंट के बाद के लिए आप एक CEO लेकर आओ गोरा। मैंने आपको मसले का हल बता दिया। पाकिस्तानियों से काम नहीं होने का, ये जहाँ का भी जोर लगा लें, मैं आपको बता रहा हूँ, ज़ीरो परफॉर्मर हैं ये, इनकी ज़ीरो विजन है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेरी अपनी कौम है, जब नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा भाई, ये नहीं कर सकते। और यकीन करो, मैंने तो इस कौम में ये देखा है कि अगर आप किसी गोरे को भी लाते हो तो वो भी उसको भी करप्ट कर देते हैं ये। इसलिए कोई इनकरप्टेबल गोरा लेकर आओ जो CEO हो इस मुल्क के मामलात को हैंडल करने का,
और अगर ना वो काम करके दिखाए तो फिर मेरा नाम बदलना, वो करके दिखाएगा, मैं आपको बताऊँ। अली भाई, मैं यहाँ आपसे इख्तलाफ करूंगा। हम जैसे लोग हैं, हमें हमारे जैसे में से बहुत सारे काबिल मिलते हैं। एक आप गोरा लाए थे ना, जाते हुए PIA का जहाज भी साथ ले गया था, तो आपको गोरे कैसे समझते हैं? आप उसको भी हमने करप्ट कर दिया। जर्मन भी परेशान है यार कि हमने इतना ईमानदार बच्चा यहाँ पे भेजा, ये पाकिस्तान, उसको भी बेईमान, उसने जहाज गायब कर दिया। पता नहीं, अल्लाह माफ करे, मैं नहीं इल्जाम लगाता भाई, विदाउट प्रेजुडिस बात कर रहा हूँ, जहाज ही नहीं मिल रहा। इकोनॉमिस्ट आपको हमारे आपके जैसे लोग चाहिए, आपको ये पॉलिसी मेकर हमारे आपके जैसे लोग चाहिए। ये आपने जो ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम शुरू किया ना, नाहल बच्चे जो बैठा दिए वहाँ पे, जिनको जो आपके कहीं प्रोफेशनल कॉलेज डिग्री में उनको नहीं मिलते, ना मेडिकल में जाते, ना इंजीनियर जाते, वो बाद में MA करके रट्टा लगा के अकेडमी से नोट्स लेके और टेस्ट देते हैं और पास होकर आपके बाबू सेक्रेटरी बन जाते हैं। आपको उसको कट लगा के 50% कट कर दें, प्राइवेट प्रोफेशनल्स लाएं। रखा था डॉक्टर इशरत हुसैन को, रखा था आपके फेवरेट सर, डॉक्टर काम उन्होंने सॉरी टू से यहाँ पर भी किया। अब वो नाराज हो जाएंगे, सॉरी, टेक एन वर्ड्स बैक। भाईजान, किस किस को नाराज करूंगा? काम इस मुल्क के अंदर पढ़े लिखे लोगों को भी देते हैं, तो वो भी 2% का काम नहीं करते। ऐसी क्या वजह, क्या मसला है, इसका भी हल निकालेंगे। चलें, पहली दफा पाकिस्तान के टेलीविजन के ऊपर आपको मुकम्मल नक्शा दिखाते हैं, पाकिस्तान हिंदुस्तान का, गूगल अर्थ के ज़रिए दिखाएं जी नक्शा, इनको ज़रा पता लगे, क्योंकि अभी ये जुज़वी नक्शा दिखाएं जनाबे वाला। ये आप देख रहे होंगे, ये जो पाकिस्तान का एरिया दिखाया जा रहा है, इसके उधर भी ब्राउन कलर है, इस तरफ भी ब्राउन कलर है। ये पाकिस्तान का वो हिस्सा है जहाँ पर कुछ नहीं उग रहा। और आप देख लें, सिर्फ दरियाए सिंध और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के इर्द गिर्द ग्रीन है। हिंदुस्तान में अगर आप देखिए तो ऊपर हिमालय पहाड़ के नीचे, हिमालय के नीचे सारा ग्रीन 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 है। सिर्फ राजस्थान और वो जो एरिया है वहाँ पर थोड़ा थोड़ा आपको दिखेगा रेगिस्तानी इलाका, वही अपना चोलिस्तान, थर थर पार कर, शेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडिया हैज़ बिकम मच मोर ग्रीनर। जागो, नॉर्थ ऑफ इंडिया इज़ वेरी ग्रीन एंड पाकिस्तान इज़ ओनली ग्रीन अराउंड आवर रिवर। जी आ जाएं जनाब। शमसुल इस्लाम खान साहब, नक्शा दिखा दिया, अवाम को बता दिया पाक स्टडीज़ की किताब के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, आप चेक तो करो वो कैसे ग्रीन हुए हैं। मुझे आप बताओ, झूठ बोल रहे, गूगल वाले झूठे नहीं? मुझे आप पहले ये बताएं, गूगल वाले झूठे? आपने मैप दिखाया बिल्कुल सही है, लेकिन एक और हकीकत भी है, वो शायद आपको पता नहीं होगी कि इस वक्त दुनिया का जो इंडिया में का जो एरेबल लैंड है वो सबसे ज़्यादा है, नंबर 1 पे उसकी लैंड आती है, एग्रीकल्चर ज़मीन उसकी सब। उसके पास उसने देखे पानी जो आ रहा है, दरिया पहाड़ों से पानी आता है ना, हम जो उसका आ रहा था वो भी, जो हमारा दरियाओं का आसा था वो भी उधर चलाया गया। उसने डैम हमसे ज़्यादा बना लिए, पानी रिजर्वायर उसने बना लिए ज़्यादा ज़्यादा। फिर उसने जो है ग्रोथ जो वहाँ पर, क्योंकि एजुकेशन के ऊपर आप, तो हमसे जो 10-10 रुपया पकड़ा था डैम बनाने के लिए, वो कहाँ गया? वो डैम तो बन गए, जैसे भी कागज़ में बन गए जो हुआ, लेकिन आपका जो है वहाँ पर इनकलाब लाने वाला जो है वो तालीम याफ्ता ज़राअत के लोग हैं जो वहाँ पे फार्मिंग कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर मैट्रिक कर ले तो बंदा शहर की तरफ दौड़ता है, वहाँ पे मास्टर्स करके PhD करके खून खोल रहा है, मेरा खून खोल रहा है। अवाम के साथ, हमारे साथ जो फराड हुआ है ना, 5 दरियाओं वाला मुल्क, डिस्को डांस, आटा बनाने वाला 14, खून खोल रहा है मेरा ये नक्शा देख के यार, खून खोल रहा है मेरा। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। शमसुल इस्लाम खान साहब, माजरत में थोड़ा जज्बाती हो रहा हूं, क्योंकि मैंने अब नक्शा खुद भी गौर से देखा तो मैं थोड़ा सा हिला हूं, मुझे हर्ट हुआ हूं मैं। आई एम फीलिंग हर्ट कि पाक स्टडीज़ की किताब में मुझे कितना बड़ा बेवकूफ़ बनी। देखिए आपने क्या किया, अपनी ज़राअत के साथ बेसिक जो गड़बड़ कर गए ना, वो ये कर गए कि शहरों का शाम का आदी बना दिया ज़रा इलाकों के लोगों को। जो एग्रेरियन लोग थे उन्होंने बच्चों को अपने पढ़ने बाहर भेजा, अगर वो लाहौर में आके हॉस्टल्स में रह रहे हैं या कराची में हॉस्टल्स में आके रह रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ की चमक दमक से मुतासिर होकर उन्होंने वापस जाने का इरादा तर्क किया, या बाप से कहा ज़मीन बेच के वापस आ जाओ। क्योंकि आज अगर फार्मर हमारा पाकिस्तान का है, वो पर एकड़ यील्ड हर चीज़ में कम से कम है। सेक्रेटरी इरिगेशन सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, नक्शा दिखाओ यार, उनको कॉपी करो जरा। आप भी देखें जरा गूगल अर्थ, पेरिस के अलावा भी दुनिया में शहर है भाई, जरा दिखाओ इनको नक्शा ताकि नोट करें। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर अगर इंफॉर्मेशन ऑफिसर बैठे हैं, प्लीज पुट अप करें PM साहब को शाम को कि सर ये जो बच्चा है जो बैठा हुआ बातें करता है, ये गलत बात नहीं कर रहा, ये देखें नक्शा देखें। जुग्राफिया नाजरीन हमारे साथ, हमें बहुत बड़ा बेवकूफ बनाया गया यार। जुग्राफिया तो चेक करो आप, ये गूगल अर्थ तो झूठ नहीं बोल रहा। माजरत, सॉरी शम्स साहब, मैं बीच में जज्बाती भी हो रहा हूँ। जी हमें जो है ना इस वक्त ये काम करना है कि हमने अपनी फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, अपनी क्रॉप्स को बढ़ाने के लिए हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है। फ़र्क ये है कि जो हमारे पढ़े लिखे लोग हैं वो फार्म में नहीं जाते। आज मैं और आप अगर जाते हैं एग्रीकल्चर लैंड पर जाके कल्टिवेशन करें तो उसका किराया पता कितना है? एक 45,000 रुपये एकड़ से लेके 1.25
1.25 लाख 1.5 लाख रुपए एकड़ तक का जो पूरे साल का किराया। यहाँ आप एक खोखा दुकान लेते हो उसका भी 50,000 रुपये से ज़्यादा किराया है, जहाँ पे आप चाय बेचते हो। फ़र्क ये है कि हमें अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। अली साहब, इसके अंदर फ्यूचर है, फूड ही आगे फ्यूल के। इससे मुझे एक और थ्रेड भी दिखाई दी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो ये है कि द मोमेंट द मेन रिवर और इट्स ट्रिब्यूटरीज फ्लड, your arable land will also be flooded. Am I correct? If I'm going by what I understand, इसके माने ये है कि हमारी tributaries are not going beyond where the British left. After that, we haven't done much work. Am I clear? देखिए, माहौलियाती तब्दीली कहते हैं इसी को। इसी तरह से तो सिचुएशन चेंज होती है। इसी तरह के वो इलाके जहाँ पर आज अगर आप जो सैलाब आया थी, तबाही मची, थर को अगर देखेंगे तो वो लहलहा रहा है, ग्रीन हो गया है। तो वहाँ पर अगर आपने पॉन्ड्स बना दिए होते कि बारिश का पानी आएगा, स्टोर हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा वो सारे काम हो सकते हैं। बात यह कि तालीम याफ्ता तबके को एग्रीकल्चर में जाना पड़ेगा। फ्यूचर जो है बहुत तेज़ी से चेंज होगा। जैसे इनोवेटिव इकोनॉमी, यानी आपाशी का निज़ाम तो अपने मुल्क का ठीक करो सर। छांगा मांगा में गोरा जो है वो 150 साल पहले ये कह रहा है कि मैं लकड़ी इसलिए लगाऊंगा ताकि जो रेल का स्टीम का इंजन है उसके लिए लकड़ी मैसर हो। क्या विजन है? उसके बाद तो इंजन भी बदल गए, लेकिन फिर भी छांगा मांगा आज मौजूद है। आपकी क्या विजन है मुझे बताएं आप। मुझे गुस्सा नहीं आएगा क्या? मेरा खून नहीं खोलेगा ये नक्शा देख के? मेरा दिल नहीं बिलबिलाएगा? मुझे बहुत तंग हो रहा हूँ ज़हनी तौर पर ये देख, मुझे उलझन हो रही है। जी जी बिल्कुल, आपने अभी बड़ी अच्छी बात याद कराई कि जो रेल के ट्रैक के ऊपर जो उन्होंने देयार की लकड़ी डाली थी, उसकी क्या लाइफ जो है वो 100 साल से भी ज़्यादा की होती है। वो ऑयल गिरे या पानी गिरे वो लकड़ी ख़राब नहीं होती। अब जो आपने सीमेंट के डाले ना 2 सरिये डाल के, ये आपके रोज़ाना टूट रहे हैं और पड़े पड़े लगने से पहले ही टूट गए और बारिशों ने उनको तबाह कर दिया। और जो आए दिन आपको एक्सीडेंट हो रहे हैं रेलवे के, वो इसी वजह से। मैं फिर एग्रीकल्चर की तरफ आऊँगा कि आज अगर फ्यूचर जो हमारी जो यूथ है वो बाहर जो जा रही है, वो बाहर भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर इकॉनमी चेंज हो गई है। कोरोना ने इकॉनमी को चेंज कर दिया है। डोमेस्टिक वो सब लोग अपने आप को देख रहे हैं। आपके पास ज़राई मुल्क है, आपके पास यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही इकोनॉमी को चलाती है, यही इंडस्ट्री का बैकबोन है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी काम में। आप जाएं, मॉडर्न फार्मिंग करें, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर टूल्स आपके पास हैं वो उसको इस्तेमाल करें। जो पानी मिल रहा है उसको स्मार्टली इस्तेमाल करो। ड्रोन की टेक्नोलॉजी यूज़ करो। वहाँ पर आप पेस्टिसाइड स्प्रे, आज आप क्या करते हो कि जो जिसके 1000 एकड़ ज़मीन है ना, वो भी कहता है मज़दूरों को जाओ दवाई डाल के आ जाओ। वो दवाई के ऊपर एक नक्शा बना होता है मुर्दे की शक्ल, डेड 444 वोट वाला, उसको देख के वो रास्ते में फेंक के आ जाता है, वो लगाता ही नहीं है। आपको स्प्रे करनी होगी, ड्रोन से स्प्रे करें। और हमारी गवर्नमेंट को जो ये जो एनओसीज़ का कल्चर बना हुआ है कई दहाइयों से, वो भी ख़त्म करना पड़ेगा। आज अगर मेरी ज़मीन है, मैं ड्रोन लेना चाहता तो मुझे पहले जाकर परमिशन लेनी पड़ेगी। तो भाई दुनिया तो चाइना कहाँ से कहाँ चला गया। चाइना आपको उस जिस कैपेसिटी का चाहिए वो आपको बेचता नहीं है। वो कहता है भाई इसके लिए तो हम वहाँ पे आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, आपको परमिशन चाहिए। अप्रूवल, परमिशन, एनओसीज़ ये ख़त्म करके मार्केट को खोल दें, आप जो है चाइना से आगे निकल जाओगे। मैं नाजरीन बातों से बड़ा मुतासिर भी हुआ हूँ शमसुल इस्लाम खान साहब की, और मैं चाहता हूँ कि मेरे मुल्क के अंदर भी जदीद तौर पर आपाशी का निज़ाम। नाजरीन, ये फजूल की स्टूपिड सियासत, रोज़ शाम को रेसलिंग के मैच जिसमें एंकर अंपायर बन के सियासतदानों के दरमियान पैचअप करवा रहा होता है या लड़ाई करवा रहा होता है, इसके बजाय मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग आप सोचो कि मुल्क को आगे किस तरफ लेके जाना है। वी वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक। अली नासिर हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।